हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी क्लास 9 की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस कवर कर रहे हैं। तो हम क्लास 9 कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं, यानी कि 5 चैप्टर में आपकी पॉलिटिकल साइंस 9th क्लास की फिनिश हो जाएगी। और उसके बाद हम या तो हिस्ट्री करने वाले हैं 9th क्लास की ही, या तो फिर वैसे मेरा तो यही है कि मैं 9th क्लास की हिस्ट्री भी आपको कवर करा दूँ और उसके बाद हम 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री करेंगे। तो अभी मैं पॉलिटिकल और हिस्ट्री लेकर ही चल रही हूँ और 12th क्लास तक फिनिश करने के बाद हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। तो जब तक आपका LT ग्रेड और GIC का एग्ज़ाम होगा, उससे पहले ही हमारी ये NCERT फिनिश हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको PYQ वाली जो NCERT सार है वो भी करा रही हूँ। अभी बीच में मैंने थोड़ा सा रुक गई हूँ, पर स्टार्ट हो जाएगा उसको दोबारा से। अभी उससे पहले के जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें मैं काफ़ी कंप्लीट करा चुकी हूँ उसको। आई थिंक आधी बुक कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटिकल की भी, इकोनॉमिक्स की भी, ज्योग्राफी की भी और हिस्ट्री की भी। तो आप उसको पहले देख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तब तक आप उसे पढ़ लीजिए और मैं जल्दी उसे भी शुरू कर दूँगी। जैसे मेरे 3 वीडियोज़ डेली आते थे उसी तरह से आने लगेंगे। अभी थोड़ा सा तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी, कुछ और इश्यूज़ भी थे जिस वजह से प्रॉपर क्लास नहीं हो पाई। अभी भी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, अभी भी मुझे कोल्ड हो रखा है, मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, तो थोड़ा सा खांसी और प्रॉब्लम हो जाती है गले में। तो अभी भी आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन क्लासेस तो करनी है, पढ़ना तो है ही। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं भी आपके साथ पढ़ती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम परिचय देख लेते हैं। लोकतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। ये अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके इन्हें लागू किया जाता है। हम ये भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में हम ये प्रश्न करेंगे कि वो किस तरह के काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं और कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज से उदाहरण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरणों पर भी नज़र रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर एक सरकारी आदेश है, इसको पढ़ते हैं। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी और ये आदेश उसी संख्या से माना जाता है। OM नंबर 36012/31/90। ठीक है, तो कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए। एक छोटा सा आदेश, मुश्किल से 1 पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज़ विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि ये निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में कुछ प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए आरक्षित होंगी। जब तक
जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। निर्णय करने वाले। तो इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर इस दस्तावेज पर थे। वो अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। क्रामक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नज़र डालते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है और इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं। चलिए, ये सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था और इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। ठीक है, तो मंडल आयोग कब आया? 1979 में। ठीक है, इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाव गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियों और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल को ही सरकार बनी और इसके नेता वीपी क्या नाम लिखा हुआ VP धस प्रधानमंत्री बने, पता नहीं क्या नाम है। इसके बाद कई घटनाएं हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा करी। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री VP सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। कैबिनेट के फैसले को कानून तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को ये तैयार हो गया। अगले कुछ महीनों तक ये देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इसमें नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे। अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। ये निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में
हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का ये आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया और ये विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। ठीक है, तो आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा करी। कैबिनेट ने आदेश जारी करके घोषणा को लागू कर दिया। राष्ट्रपति ने 27% आरक्षण देने का फैसला किया और सरकारी अधिकारियों ने आरक्षण को वैध करार दिया। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। ठीक है, वो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है और कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है और इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो ये तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सबके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। ये भी ज़रूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन गतिविधियां जारी रहें। ठीक है, लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करती हैं। ठीक है, किसी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों के द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वो संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है। कुछ सामान्य रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है, ये भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। अब बात करते हैं संसद की। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं।
चूंकि ये फैसला संसद ने ही किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डाल के देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के बाद करने की कोशिश करते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी? बिल्कुल हुई थी। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था? प्रधानमंत्री ने? तो बताइए, सोचिए और बताइए। तो ये फैसला सीधे संसद में नहीं लिया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा उसे याद करके ये कल्पना करने की कोशिश करें कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना दी होती तो क्या होता। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? तो भाई, हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सभा होती है। ये जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। ठीक है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का ये काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती हैं। ठीक है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद के 2 सदन हैं। चूँकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया। इन्हें चैम्बर या फिर सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य जो होते हैं वो अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राय क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और दूसरे को लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा। अध्याय 4 में आपको पता चल गया कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं और इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिएगा। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अब आपको बताना है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है और राज्यसभा में। तो हम सबको पता है कि 550 डिसाइड है, लेकिन 550 इस समय नहीं है। कितनी है लोकसभा सीटें? 543 हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? 250 होती हैं। और अभी कितनी है? अब ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे 230 है कि 225। ठीक है। सदस्यों को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य भाई जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा का निर्वाचन जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2.5 वर्ष में उनके जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 2 वर्ष के बाद में उनके 1/3 सदस्य 2/3 सदस्य जो है वो क्या करते हैं? रिटायरमेंट लेते हैं। ठीक है। सेवानिवृत्त होते हैं।
क्योंकि और वो हम कभी भी भंग नहीं हो सकती। तो 6 वर्ष का कार्यकाल कह सकते हैं आप। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वो स्थायी है? तो भाई लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा स्थायी है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब लोकसभा बनाम राज्यसभा, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? तो राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ये महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में ये भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। और पीछे का बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रहा है उसको इग्नोर करिएगा। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। ये लोकसभा का अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या फिर ना माने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य ये कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पे विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन राज्यसभा को ये अधिकार हासिल नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लोकसभा में एक दिन दिया हुआ है, तो क्या हम देख लें? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ठीक है। तो 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 सितंबर 2004 का एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्रवाई का अभिनय कर सकते हैं। इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं। तो भाई 11 बजे हैं। ठीक है। तो सदन में जब 11 बजता है, विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों के द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे, तो 11 बजे जो होते हैं वो तारांकित प्रश्नों का उत्तर होता है और 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए जाते हैं लिखित में। ठीक है। आज कश्मीर के आतंकवादी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है? पुलिस और आम लोगों के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताइए। बड़ी कंपनियों के द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है? 12 बजे क्या हुआ? 12 बजे ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए और इन दस्तावेजों में शामिल थे। 12 बजे शून्यकाल होता है। मैं आपको बता दूं कौन सा काल होता है। तो 11 बजे प्रश्नकाल होता है, तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और 11 बजे और 12 बजे शून्यकाल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इन सब क्वेश्चंस का जो है फिर इसके बाद 12:02 पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। ठीक है। तो ये फिर उसके बाद में 12:14 पे कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, जिनमें कुछ मुद्दे यहाँ पे शामिल हैं। 2:26 पे सरकार के द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ठीक है। फिर 4 बजे आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी करने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई। 7:17 पे चर्चा समाप्त होगी और सदन अगले दिन के लिए स्थगित हुआ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है राजनीतिक कार्यपालिका, तो चलो उसको पढ़ लेते हैं। क्या आपको सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी? हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने ये फैसला नहीं किया था कि वो केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था।
हमने ये फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वो फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इस तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पे हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है आमतौर पर कि हम कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ठीक है। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों के द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वो अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है और इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले की भलीभांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं तो इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता जब तक वो अपने पद पर रह सकता है, जब तक वो पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदस्यों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं।
इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। ठीक है, इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग को ही, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को ज़रूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार की। तो संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वो विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वो विभिन्न विभागों को सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस खुद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारी की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वही राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है।
इससे ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्येक जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। ठीक है, एक सेकेंड। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पे पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वो उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वो विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है? क्या वो अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे लोकसभा में बहुमत वाला पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वैसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली दी हुई है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका यानी कि अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, वही करती है। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वोटों के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टियों का कांग्रेस से बहुमत ना होने पर भी वो आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया। चूँकि सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। इस बार भी हम सरकारी आदेशों की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत करी थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस ये कल्पना करेंगे कि ये कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता तो सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार ही नहीं होता। उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद ही नहीं रखता। भले ही वो निष्पक्ष फैसला सुना देता, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। इस तरह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायालयों में पूरे देश
के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है और वो इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। ये फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। ये उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है, यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वो विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। तो मैं हिंदी वाला नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, वैसे बोल ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान में मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं और इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। ठीक है, तो भारतीय न्यायपालिका किस तरह से स्वतंत्र है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है, न्यायपालिका के अधिकार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस JS खेहर, जो 2017 में नई दिल्ली में संसद में केंद्रीय सभागार में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, वो उनकी पद को शपथ दिलाते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शब्दावली दी हुई है। गठबंधन सरकार क्या होता है? तो भाई विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल ना होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। कार्यपालिका क्या है? तो व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसला करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार क्या होती है? तो संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है।
विधायिका किसे कहते हैं? तो जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने, दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञापन तो भाई सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जो पत्र होता है सरकार के फैसले और नीति के बारे में, उसमें बताया जाता है। राजनीतिक संस्था के बारे में आप जानते हैं। आरक्षण क्या है? तो भाई आरक्षण भी हम कल सुन सकते हैं। शैक्षिक संस्थाओं और दायरा में पद और सीटों को आरक्षित करने की जो नीति होती है। राज्य तो आपको पता ही है। और इसी तरह से हमारा जो है ये वाला चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स में पहुँच गए हैं। तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप कैसा फैसला, तो ये इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम पता है ना आपको, स्टडी विद अनु। तो आज हमने पढ़ा संस्थाओं का कामकाज। तो अगर थोड़ी सी भी क्लास अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, लगा हो मेरी इतनी देर से मैं बक 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 कर रही थी, अगर अच्छा लगा हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं, और बढ़ते रहिए। और आज ये 14 चैप्टर था, कल हमारा 5वां चैप्टर है, और 5वें चैप्टर के साथ ही हमारी ये पॉलिटी 9th क्लास की फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम 10th क्लास की कवर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।